नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही है रीट को लेकर। एक विशेष सेशन हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी सारी की सारी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और उन क्लासों में आपको संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। उस कोर्स के साथ आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF मिल जाएगी आपको हमारे प्लस एकेडमी सीकर के टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी की टॉपिक वाइज MCQs ली जाएगी आपकी। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है रीट में, उन सभी की भी हम अपने यूट्यूब के माध्यम से सारी चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपनी बात चल रही है भारत की ज्योग्राफी में, और भारत की ज्योग्राफी में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेश में उत्तरी हिमालय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा था: ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय को भी हमने 3 भागों में पढ़ा था: कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मुख्य हिमालय को भी हमने 3 भागों में पढ़ा था: महान, लघु और शिवालिक हिमालय। अपनी बात चल रही है मुख्य हिमालय में। तो देखो दोस्तों, हम बात करें शिवालिक हिमालय की, हम बात करें मुख्य हिमालय की, तो देखो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, या सिंधु नदी घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक 2400 किलोमीटर लंबी फैली एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और मुख्य हिमालय का सबसे जो उत्तरी भाग है उसे बोला जाता है किस नाम से? ट्रांस हिमालय। इसे किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय। यह एक सतत पर्वत श्रेणी है, समानांतर रूप से फैली हुई है। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से लेकर सिंधु नदी घाटी तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी आकृति चापाकार रूप में है। इसके अलावा ट्रांस हिमालय की बात करूं तो इसके उत्तरी भाग में 3 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं भारत में: कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके अलावा एक तिब्बत के अंदर है कैलाश पर्वत श्रेणी। अब देखो, इस महान हिमालय के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी स्थित है। उस पर्वत श्रेणी की मैं बात करूं आपसे, तो देखो यह पर्वत श्रेणी इस महान हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा विखंडित हो गई, इसलिए इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पीर पंजाल, इसके बाद में धौलाधर, इसके बाद में मंसूरी, इसके बाद में नागटिब्बा, इसके बाद में महाभारत श्रेणी सबसे लंबी यही है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन सी है? महाभारत। इसके बाद में देखो, सिक्किम से सटी हुई नेपाल में एक और पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? डोकिया। इसके बाद में मैं आगे बात करूं तो अपने भूटान में है। इस भूटान में इसे बोला जाता है किस नाम से? ब्लैक माउंटेन या काला पर्वत के नाम से। फिर इसके बाद में यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए सिंधु नदी घाटी तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखो, हम बात इन 2 पर्वत श्रेणियों की अपनी बात हो चुकी है, तो यह कौन सी पर्वत श्रेणी है? इनके नाम भी अंकित कर दे तो पीर पंजाल। इसके बाद में ये कौन सी है? धौलाधर। इसके बाद में है मंसूरी। इसके बाद में है नागटिब्बा। इसके बाद में ये कौन सी आ गई? महाभारत श्रेणी। इसके बाद में ये कौन सी है? डोकिया। इसके बाद में ये कौन सी है? ब्लैक माउंटेन। और देखो दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ब्लैक माउंटेन पर्वत कहाँ है, डोकिया श्रेणी कहाँ स्थित है, महाभारत श्रेणी किसका भाग है, मंसूरी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं, धौलाधर श्रेणी और महान हिमालय के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के मध्य कौन सी घाटी स्थित है। तो कौन सी घाटी है यहाँ पर है कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी? लघु हिमालय की। तो इन 2 पर्वत श्रेणियों की हमने चर्चा कर ली है, महान हिमालय की बात हो गई और लघु हिमालय की। इसके बाद में इसके दक्षिण में एक समानांतर रूप से फैली हुई तीसरी पर्वत श्रेणी है, उसकी हम बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाता है?
उस पर्वत श्रेणी को बोला जाता है शिवालिक श्रेणी। किस नाम से? शिवालिक श्रेणी। और देखो शिवालिक श्रेणी वास्तविक पर्वत श्रेणी न होकर इन महान हिमालय व लघु हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा जो भी अवसाद या मोटे मोटे कंकड़ पत्थर थे उनका जमाव किया गया, और यूरेशियाई और प्रायद्वीपीय भारत के टकराव से यह यहाँ 33 सागर के स्थान पर जो अवसाद था लघु हिमालय के दक्षिण में, यह वलित होकर धीरे धीरे कहाँ उठ गया? ऊपर उठ गया। और देखो शिवालिक श्रेणी भी कैसी पाई जाती है? खंडित रूप में है। तो इसे जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में शिमला की पहाड़ियाँ, इसके बाद में इसके आगे बात करें हम तो इसके आगे है डूडुआ की पहाड़ियाँ उत्तराखंड में। फिर इसके बाद में नेपाल से यह चली जाती है कहाँ पर? नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ। फिर इसके बाद में आगे देखो, यह आगे अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसके 4 भाग हैं। एक तो है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये 4 भाग किसके हैं? शिवालिक के हैं। तो देखो इसके नाम की हम बात करें तो सबसे पहले जम्मू की पहाड़ियां, इनकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है, 900 से 1500 मीटर के आसपास शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। इसके बाद में शिमला की पहाड़ियां, आगे देखो उत्तराखंड में कौन सी है? डूडुआ की पहाड़ियां, डूडुआ या दूधवा की पहाड़ियां। इसके बाद में है चूरिया मूरिया की पहाड़ियां, ये दोनों चूरिया मूरिया की पहाड़ियां कहाँ हैं? नेपाल में स्थित हैं। इसके बाद में देखो अब इसके अरुणाचल प्रदेश में 4 छोटे छोटे भाग हैं जिन्हें अलग अलग नाम से पूछा जाना जाता है। डाफला, डाफला की पहाड़ियां, मिरी की पहाड़ियां, एबोर की पहाड़ियां, और अंतिम है सबसे पूर्वी छोर पर मिसमी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मिसमी की पहाड़ियां। तो देखो शिवालिक श्रेणी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं। जम्मू की पहाड़ियां जम्मू कश्मीर, शिमला की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, डूडुआ या दूधवा की पहाड़ियां उत्तराखंड, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां नेपाल, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो देखो दोस्तों इसके बाद में हम आगे बात करें इस पर्वत श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 900 से 1500 मीटर है। इसके बाद में देखो जो ये डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नामकरण कैसे हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पर कौन कौन सी हैं? डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, ये जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का क्या कर दिया गया? नामकरण कर दिया गया। जैसे मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और मेघालय की यह जनजाति भी हैं। उन जनजातियों के नाम पर ही इन पर्वत श्रेणियों का क्या कर दिया गया? नामकरण कर दिया गया। तो आओ दोस्तों अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो देखो शिवालिक हिमालय के अन्य नाम की हम बात करें तो इसे उप हिमालय, बाह्य हिमालय और सब हिमालय भी बोला जाता है। बाह्य हिमालय क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे दक्षिण में स्थित है। इसके बाद में यह मुख्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। यह खंडित रूप में पाया जाता है। मैंने अभी क्या बताया कि यह वास्तविक पर्वत न होके खंडित रूप में पाया जाता है। इस श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? प्लेयोसीन काल में। किस काल में हुआ है? प्लेयोसीन काल में हुआ है। लेकिन आपसे पूछे कि मुख्य हिमालय का निर्माण, तो देखो मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ है, मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ है टर्शियरी काल में। अब मुख्य हिमालय के भी 3 भाग हैं। महान हिमालय का निर्माण, महान हिमालय का निर्माण हुआ है इयोसीन से ओलिगोसीन के मध्य। ओलिगोसीन के मध्य। इसके बाद में लघु हिमालय का निर्माण
लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है मायोसीन काल में। किस काल में हुआ है? मायोसीन काल में। फिर इसके बाद में आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? प्लेयोसीन काल में। किस काल में हुआ है? प्लेयोसीन काल में हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई मैंने क्या बताई? 900 से 1500 मीटर, बल्कि लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। इसी के साथ महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। अर्थात सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? महान हिमालय है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके बाद में देखो, यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग। अगर हिमालय का मुख्य हिमालय का सबसे प्राचीन भाग पूछे आपसे, तो सबसे प्राचीन तो कौन सा होगा? महान हिमालय। प्राचीन तो कौन सा हो गया? महान हिमालय। और सबसे नवीन कौन सा हो गया? शिवालिक हिमालय। इसके आगे मैं बात करूं, इस श्रेणी का निर्माण महान व लघु हिमालय की ओर से आने वाली नदियों द्वारा लघु हिमालय के दक्षिण में अवसादों का जमाव किया गया तथा बाद में भारत के प्रायद्वीपीय भूखंड के दबाव से यह अवसाद वलित होकर ऊपर उठ गए, जिससे में शिवालिक श्रेणी का क्या हो गया? निर्माण हो गया। शिवालिक श्रेणी को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। अभी मैंने क्या बताया कि इसके अलग अलग भाग पाए जाते हैं, खंडित रूप में पाई जाती है, अर्थात यह छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ ले कि जम्मू की पहाड़ियां किस श्रेणी का भाग हैं? शिवालिक श्रेणी का भाग हैं। किस राज्य में स्थित हैं? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसके बाद में पूछ ले दुधवा या डूडवा की पहाड़ियां उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके बाद में देखो, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां कहाँ हैं? नेपाल में स्थित हैं। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो देखो, इन पहाड़ियों को आप अच्छे से याद करना। कई बार इनका पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लेता है, तो यह क्रम है इनका पश्चिम से पूर्व। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, अब इनकी हम विस्तृत रूप से हम बात कर लें तो देखो, जम्मू की पहाड़ियां, डूडवा की पहाड़ियां, चूरिया की पहाड़ियां, मूरिया की पहाड़ियां, इसके बाद में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियां। ये डायग्राम भी बना लो आप। तो कौन सी हैं? जम्मू की पहाड़ियां। जम्मू की इसके बाद में डूडवा की पहाड़ियां, डूडवा या डूडवा की पहाड़ियां कहां हैं? यूके में। इसके बाद में मैं बात करूं तो देखो, नेपाल में कौन सी हैं? चूरिया की पहाड़ियां, और एक कौन सी हैं? मूरिया की पहाड़ियां या मूरिया श्रेणी। इसके बाद में आगे हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आ गई डाफला, इसके बाद में है मिरी, इसके बाद में है अबोर, अबोर, और सबसे जो अंतिम है मिसमी। तो शिवालिक श्रेणी का यह विस्तृत भाग है जो खंडित रूप में पाया जाता है। लघु हिमालय के दक्षिण में है जम्मू की पहाड़ियां, डूडवा की पहाड़ियां, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियां। तो ये डायग्राम बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, हिमालय का वर्गीकरण जितना अच्छे से हमने हर एक पार्ट को खोल के पढ़ाया है, इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना, हर एक क्लास का रिवीजन करना। हमारी सारी क्लासें इसके डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर आप इंडिया ज्योग्राफी की संपूर्ण क्लासें ले सकते हो, और इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो, ज्योग्राफी है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कैसा है?
प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल न होकर हम इसको डायग्राम में अगर ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो जहां पर भी दोस्तों देखो, जहां पर आपको मैप बनवाया जा रहा है, आप अच्छे से उस मैप को बना लिया करो। एक बार वक्त लगेगा, लेकिन आप उस चीज को कभी भी नहीं भूल पाओगे। जब अपने हाथ से वर्क करोगे तो उस चीज को कभी भी नहीं भूल पाओगे। और साइकोलॉजी यही कहती है कि जितना वर्क आप स्वयं करोगे उतना ही याददाश्त आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आगे देखो, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों को डाफला, मिरी, मोनप्पा, मिस्मी आदि जनजातियां भी पाई जाती हैं। अर्थात डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी की जो पहाड़ियां हैं इनमें यह जनजाति पाई जाती है, डाफला, मिरी, मोनप्पा, मिस्मी। और इन जनजातियों के नाम पर ही उन पहाड़ियों का क्या पड़ा है, नाम पड़ा है। शिवालिक व लघु हिमालय की घाटियों को पश्चिमी भाग में दून बोला जाता है, जैसे देहरादून, अलीपुरदून इन नाम से। और पूर्वी भाग को द्वार या द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे दून की बात करें तो जम्मू दून, पठानकोट दून, पाटली दून, कोटा दून, नालागढ़ दून, देहरादून। इसके बाद में पूर्व में इनको द्वार बोला जाता है, हरिद्वार, अलीपुर द्वार और निहांग द्वार के नाम से जाना जाता है। आगे देखो दोस्तों, द्वार की प्रमुख जो स्थलाकृतियां हैं यह पश्चिमी बंगाल व सिक्किम में पाई जाती हैं, यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। और इस द्वार की जो स्थलाकृतियां हैं पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में, इनमें चाय की कृषि व चावल की कृषि अधिक की जाती है, इसलिए चाय की कृषि के लिए भी यह जानी जाती है। इन घाटियों का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है। और चावल की खेती के साथ साथ इन पहाड़ियों में चाय का उत्पादन, चाय की कृषि भी की जाती है। किसकी कृषि की जाती है, चाय की कृषि भी की जाती है। और देखो दोस्तों, हमारे विश्व में दार्जिलिंग की जो चाय है वो विश्व प्रसिद्ध चाय है। कैसी चाय है, विश्व प्रसिद्ध चाय है। सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चाय हमें मिलती है तो पश्चिमी बंगाल में एक पहाड़ी क्षेत्र है दार्जिलिंग, वहां पर हमें दार्जिलिंग की चाय विश्व में विश्व प्रसिद्ध जानी जाती है। आगे देखो, शिवालिक श्रेणी के पूर्वी भागों में सिक्किम व दार्जिलिंग में चाय की कृषि भी की जाती है। अब देखो, हम बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो देखो, हमारा मुख्य हिमालय कंप्लीट हो गया, उसमें महान, लघु और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में जम्मू की पहाड़ियां, डूडवा की पहाड़ियां, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां, इसके बाद में डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी श्रेणियों की, पूर्वांचल की श्रेणियों की। तो देखो, पूर्वांचल की श्रेणियों की हम बात करें तो पूर्वांचल की श्रेणियां भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो पूर्वी राज्य हैं उन राज्यों में स्थित हैं। और इधर से तो एक प्लेट है, कौन सी, ब्रह्मा प्लेट, और इधर से अपनी कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के टकराव से भारत के पूर्वी राज्यों में एक पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। उन पर्वत श्रेणियों को बोला जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल पर्वत श्रेणी। तो देखो देखो, प्लेटों का 3 प्रकार से अभिसरण होता है, जिनमें पहाड़ों का निर्माण किस पर्वत श्रेणी में होता है, अभिसरण पर्वत श्रेणी। अर्थात एक प्लेट इस तरफ से गति कर रही है और दूसरी प्लेट इस तरफ से गति कर रही है, तो इन दोनों के मध्य वाला जो भाग है वह वलित होकर कहाँ उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है वलित प्रकार से। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो इधर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इस तरफ है बर्मा प्लेट। तो इन दोनों के टकराव से देखो हमारे पूर्वी राज्यों में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, उनकी हम बात करें तो सबसे ऊपरी भाग में यहां अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी है जिसे बोला जाता है पटकोई बूम, पटकोई बूम। इसके बाद में इसके दक्षिण में है नागा हिल्स। कौन सी है, नागा हिल्स। और देखो पूर्वोत्तर भारत की अर्थात इस पूर्वी राज्यों की या पूर्वांचल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नागा हिल्स में ही है और उसे बोला जाता है सारामती। 3826 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सी है, सारामती। नागा हिल्स अर्थात नागालैंड में जो नागा हिल्स हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जो पूर्वांचल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में देखो नागा हिल्स के बाद में है
लेमटोल हिल्स। कौन सी है? लेमटोल या मणिपुर हिल्स। लेमटोल या मणिपुर हिल्स। इसके बाद में देखो दोस्तों, मणिपुर हिल्स के दक्षिण में एक राज्य है मिजोरम, और वहां पर जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसे बोला जाता है मिजो हिल्स। किस नाम से जाना जाता है? मिजो हिल्स। कई बार प्रश्न इनसे भी पूछा है कि मिजो हिल्स कहां पाई जाती है, किस राज्य में है। इसके बाद में आगे देखो, त्रिपुरा में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, उसे बोला जाता है त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स। इसके बाद में देखो, रेगमा की पहाड़ियां, ब्रेल की पहाड़ियां, यह पहाड़ियां पाई जाती हैं असम नागालैंड की सीमा के आसपास। इसके बाद में देखो, मेघालय की मैं बात करूं तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है गारो, फिर इसके बाद में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है खासी, और एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है कौन सी? जयंतिया। तो ये कौन सी है? गारो। इसके बाद में ये है खासी, इसके बाद में जयंतिया। ये कौन सी है? रेगमा। और ये कौन सी है? ब्रेल रेंज। कौन सी है? ब्रेल रेंज। तो देखो, ये पूर्वांचल की पहाड़ियों में जो जो पर्वत श्रेणियां आती हैं उन सभी की बात कर ली हमने। लेकिन जो गारो, खासी की जयंतिया की पहाड़ियां हैं, कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया, यह पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग नहीं है। इनका भाग नहीं है, पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग न होकर यह किसका भाग है? यह प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार का भाग। कौन कौन सी पहाड़ियां? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग नहीं है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब देखो दोस्तों, आगे हम वन बाय वन इनकी चर्चा करें। तो देखो, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों का निर्माण भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या ब्रह्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अर्थात इधर से है इंडो या भारतीय प्लेट और इस तरफ से है बर्मा प्लेट। इसके मध्य में जो भी भाग था यह भल्लित होकर कैसा हो गया? ऊपर उठ गया। तो इनके निर्माण से किसका निर्माण होता है? पूर्वांचल की पहाड़ियों का। पूर्वांचल की पहाड़ियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें अराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकराकर अत्यधिक क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। इसलिए यह विश्व के उच्च जैव विविधता स्थलों में से एक है, अर्थात हॉट स्पॉट का केंद्र है। अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी देखने को मिलती है। इसके बाद में मैं बात करूं कि इस क्षेत्र में झूमिंग कृषि, अर्थात झूमिंग कृषि के लिए जाना जाता है अपना पूर्वी भारत। भूकंप जोन प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर अवैध खनन की आदि पर्यावरणीय समस्या भी पाई जाती है। आगे देखो दोस्तों, इन पहाड़ियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न है। अर्थात इनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, पटकोई बूम किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखो, यह पहाड़ियां भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा म्यांमार में पाई जाती हैं। अर्थात इनका कुछ भाग है वो नागालैंड में भी पाया जाता है। और यह पर्वत श्रेणियां देखो, डायग्राम में हम बात करें तो जैसे मान लो यहां पाई जाती हैं, तो यह पर्वत श्रेणियां यहां इस प्रकार म्यांमार और भारत की क्या बनाती हैं? सीमा भी बनाती हैं। तो यह म्यांमार व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं और इनका कुछ भाग नागालैंड में भी स्थित है। इसके बाद में अगली ही है नागा हिल्स,
और नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, जिसकी ऊंचाई लगभग 3826 मीटर है और यह पूर्वोत्तर भारत की या पूर्वांचल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की अगर हम लेंगे तो उसमें नामचा बर्व आ जाएगी जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, लेकिन पूर्वांचल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो कौन सी आ जाएगी, सारामती होगी। 3826 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह पहाड़ियां भारत के नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं और यह नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। इस क्षेत्र में नागा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ श्लेष व वर्ण कृषि की जाती है। आदिवासी जनजातियों द्वारा श्लेष व वर्ण कृषि भी की जाती है। किस क्षेत्र में, नागालैंड में या नागा हिल्स के आसपास। आगे देखो, मणिपुर या लेमटोल हिल्स। तो देखो, मणिपुर हिल्स का ही नाम है लेमटोल हिल्स और इस पर्वत श्रेणियों में लेमटोल नामक झील पाई जाती है जो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, लेमटोल झील, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। और देखो, इस झील का जल इतना साफ बताया जाता है कि इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। वह द्वीप जल के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, जल के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं और उन जल के ऊपर तैरते हुए छोटे छोटे द्वीपों को फूमड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फूमड़ी के नाम से जाना जाता है। और देखो, इसी लोकटक झील में काबुल लामजाओ एक अभ्यारण्य भी स्थित है। कौन सा, काबुल लामजाओ, जिसमें संगाई हिरण पाए जाते हैं। अर्थात काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है या संगाई हिरण के लिए जाना जाता है। तो देखो, मणिपुर तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियों को मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों में लोकटक झील स्थित है जो उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। ऐसी झील है, सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। और वैसे भारत की सबसे बड़ी झील पूछे मीठे पानी की तो वुलर झील, जिसकी हमने कल चर्चा भी की थी। अर्थात महान हिमालय और पीरपंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी में स्थित है, जिसके तट से झेलम नदी प्रवाहित होती है। आगे देखो, इस झील में मिट्टी के तैरते हुए द्वीप या बाग एवं झोपड़ियां पाई जाती हैं, जिन झोपड़ियों को किस नाम से जानते हैं, फूमड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो संगाई हिरण के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, संगाई हिरणों के लिए जाना जाता है। आगे देखो दोस्तों, मिजो या लुसाई हिल्स किस राज्य में स्थित है, मिजोरम में स्थित है। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। कौन सी है, ब्लू माउंटेन है। तो देखो दोस्तों, ब्लू माउंटेन से आप नीलगिरी पर्वत श्रृंखला मत समझ लेना, वो पर्वत श्रृंखला है और यह ब्लू माउंटेन ऊंची चोटी है जो मिजोरम की ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5157 मीटर है। कितनी ऊंची चोटी है, 5157 मीटर है, जिसे फांगपुई की भी कहा जाता है या फांगपुई के नाम से भी जाना जाता है। किसको, ब्लू माउंटेन को। आगे देखो दोस्तों, मिजो पहाड़ियों में छोटी छोटी नदियों के द्वारा जलोढ़ का जमाव किया जाता है। अर्थात मिजोरम की पहाड़ियों से, जैसे मान लो यह मिजोरम की पहाड़ियां हैं, इनमें वर्षा होने के कारण यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और निकलकर मिजोरम में एक जलोढ़ मृदा का जमाव करती हैं, अर्थात एक नदी बेसिन का निर्माण करती हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है मोलेसिस बेसिन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। इसके बाद में देखो, बेरल रेंज या ब्रेल रेंज, यह असम, नागालैंड और मणिपुर में स्थित है, लेकिन नागालैंड व मणिपुर की क्या बनाती है, सीमा बनाती है, या नागालैंड व मणिपुर के मध्य स्थित है। मिकिर व रेगमा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, असम के अंदर स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं, असम के अंदर स्थित हैं। अब देखो, ये डायग्राम है जिसमें हम बात करेंगे, ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, मिकिर की पहाड़ियां, रेगमा की पहाड़ियां, फिर है मिकिर की पहाड़ियां, फिर इसके बाद में ब्रेल रेंज। इसके बाद में मैं बात करूं तो देखो, ये वाली है पटकोई बूम। कौन सी है, पटकोई बूम। इसके बाद में है नागा हिल्स, और नागा हिल्स की यह सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। इसके बाद में है
मणिपुर या लेमटोल हिल्स। इसके बाद में है मिजो या लुसाई हिल्स, और लुसाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। कौन सी है? ब्लू माउंटेन। इसके बाद में है त्रिपुरा हिल्स। कौन सी है? त्रिपुरा हिल्स। अब देखो मैंने क्या बताया कि इस पूर्वी राज्यों में 3 पर्वत श्रेणियां और पाई जाती हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये वाली है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। अब देखो दोस्तों, यह पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग नहीं है। मैंने पहले भी क्या बताया, यह पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग नहीं है, ये तीनों की तीनों। लेकिन मैं पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा हूं, तो मैंने सोचा इन सारी पहाड़ियों को आपको एक जगह बना दे ताकि आप ये डायग्राम बना सको, और डायग्राम बनाओ तो आपको याद रहे। और ये सारी की सारी पहाड़ियां कहाँ हैं? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ हैं? मेघालय में, जो दक्षिणी भारत या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ये चीज भी आपको नोट लगाकर लिखनी है कि गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग मानी जाती हैं। अब देखो पूर्वांचल की पहाड़ियों में कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनमें दिफू दर्रा है, चौकन दर्रा है, और इसके अलावा एक तुजू दर्रा है। ये सारे के सारे दर्रे भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। किसको किससे जोड़ते हैं? भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। तो देखो, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा पटकोई पहाड़ियों में स्थित है जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोण में स्थित है। तो देखो यहां पर एक नोट लगाकर लिख लो, नेपाल प्लस तिब्बत, नेपाल तिब्बत प्लस भारत के त्रिकोण पर भी एक दर्रा स्थित है। तो आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है कि नेपाल, तिब्बत व भारत के त्रिकोण पर एक दर्रा स्थित है, उस दर्रे का नाम क्या है? जैसे भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोण पर जो दर्रा स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? दिफू दर्रे के नाम से जाना जाता है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तथा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा दर्रा करता है? दिफू दर्रा करता है। इसके बाद में देखो, चौकन दर्रा कहाँ है? इसी दिफू दर्रे के अर्थात पटकोई श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। यह दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद में है तुजू दर्रा। यह दर्रा मणिपुर को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। तो देखो, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, इसके बाद में चौकन दर्रा, इसके बाद में तुज्जू दर्रा। ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं, ये यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों में 2 प्रमुख ऊंची चोटी हैं, एक तो है सारामती और एक है ब्लू माउंटेन। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो दोस्तों, आज अपनी हिमालय से संबंधित संपूर्ण बातें क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो अपनी हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी हो गई। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हिमालय का एक भाग शेष बच गया, कौन सा? प्रादेशिक विभाजन। कौन सा विभाजन? प्रादेशिक विभाजन। महान या मुख्य हिमालय की बात हो गई, इसके बाद में पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात हो गई। अब बचा है अपना प्रादेशिक विभाजन, और प्रादेशिक विभाजन किया था सिडनी बुराड़ ने। किसने किया था? सिडनी बुराड़ ने किया था, जिन्होंने नदियों के आधार पर भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेश को अलग अलग भागों को अलग अलग स्थान से जाना जाता है, जिसको आधार बनाया है 2 नदियों के। उसकी हम चर्चा करेंगे कल, और उसके बाद में अपना स्टार्ट हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। तो देखो दोस्तों, यह पीडीएफ, कई बार मैंने कमेंट देखे हैं कि स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल भी है जो इस हमारे नाम से ही है। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है प्लस एकेडमी
सिक्कर के नाम से। प्लस एकेडमी सिक्कर के नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको ये सारी की सारी क्या मिल जाएंगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, जिसका आप प्रिंट आउट कटाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में देखो, जैसे ही हमारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, 8-10 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी एमसीक्यू भी चल जाएगी चैप्टर के साथ साथ। जैसे स्थिति विस्तार पढ़ लिया, उसके एमसीक्यू आ जाएंगे, फिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, उसके एमसीक्यू आ जाएंगे, फिर उत्तर का विशाल पढ़ लिया, उस प्रकार से एमसीक्यू आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।